बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में हूं आज़म अराई। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत घुटने टेक चुका है। भारत ने अपने खास दोस्त से ये कहा कि भाई अब हमारी जो है ना वो सीज फायर करवा दो और अब हम मजीद जंग नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ। तो DJISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। इसका मतलब ये हुआ कि सीज फायर जो है वो भारत की तरफ से इसकी ख्वाहिश जाहिर की गई, जिस पर डेफिनेटली अमेरिका कूदा और बड़ी तगोदो के बाद सीज फायर जो है वो कायम हुआ। उसके बाद LOCs पर जो है ना वो इस चीज़ें जारी हैं। LOCs पर ये जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं सीज फायर की, ये जारी हैं। अच्छा, आज जो है वो पाक भारत DGMOs की जो मुलाकात है वो मुतवक्के है, यानी कि मुलाकात आज तय पाएगी और मुलाकात मुतवक्के हॉटलाइन पे इनकी गुफ्तगू होगी और आपस में देखते हैं क्या तय पाता है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम अगर भारत से मुज़ाकरात हुए तो उसके 3 पॉइंट्स होंगे, एक दहशतगर्दी, एक कश्मीर और तीसरा जो है वो है सिंतास मुआहिदा। अगर इस पर ये 3 पॉइंट्स पर बात होगी, अगर आज DGMOs की मुलाकात होती है तो इस पर बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारत इस पर भी जो है ना वो पीछे हट जाएगा और भारत जिस तरह हमेशा मुंह की खाता है पाकिस्तान से, भारत ने मुंह की खाई, पाक अफवाज ने डट के मुकाबला किया और जो ऑपरेशन था वो बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है ना उसको अंजाम दिया और भारत के पहले 5 तैयारे गिराए, फिर एक और गिराया, जिस पर जो एयर चीफ, जो वाइस एयर चीफ मार्शल है, वो ये कहते हैं कि आई विल स्टार्ट वेयर आई लेफ्ट बिफोर। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स 6 एंड इंडिया निल। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर हुसैन थेबो साहब मौजूद हैं। डॉक्टर हुसैन थेबो साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आप एनालिस्ट हैं, आप इन चीज़ों पर काफ़ी नज़र रखते हैं, आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर एनालिस्ट भी हैं, आप साथ साथ इंडिया की मीडिया पर भी बैठकर उन्हें जलील कर रहे होते हैं। तो ज़रा बताएं कि इस बार इंडिया क्या करने वाला है? ये मुलाकात DGMOs की हो पाएगी या इससे पीछे हट जाएगा? सर, बात तो ये है ना कि पाकिस्तान की, इंडिया की जो है ना, पाकिस्तान ने चारों शामें चित कर दी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बात करने के लिए आर्गुमेंट्स नहीं है, वो बिल्कुल आउट क्लास हो गया। इंडिया का इशू ये था कि उसके पास 3 गुरूर थे, एक उसका रफाल था, एक उसका AS400 था और उसका IT सिस्टम था। पाकिस्तान ने तीनों को ही उड़ा के रख दिया। अब बात यह है कि उनकी जो मीडिया है वो तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं, झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं, ठीक सर, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है आप उसको तो कुछ नहीं कह सकते ना। उन्होंने टोटल मुकम्मल जो इंडिया की शिकस्त बताई है। अब इंडिया से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब पहले 12:30 बजे की मीटिंग था DGMO की, फिर 5 बजे हुई, फिर डिले हुई। इनफैक्ट अभी पाकिस्तान ने क्या, अब दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है कि फ्लैश पॉइंट क्या है बिटवीन 2 न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, हमें इंडिया का नहीं पता, मुझे तो नहीं पता एटलीस्ट वो है या नहीं। आप शक में पड़ गए। हाँ नहीं, वो तो डफर है ना, तो उनका आप क्या, उनके लिए आप क्या कह सकते हैं। तो बात यह है कि दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है कि इन 2 न्यूक्लियर स्टेट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट है ना, वो है जनाब कश्मीर। तो सबसे पहले तो कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, उसके बाद जो सिंतास मुआहिदा उन्होंने खत्म किया है वो होना चाहिए। तीसरा जो है वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है हिंदुस्तान ग्लोबली, वो चाहे कनाडा हो, वो चाहे US हो, वो चाहे पाकिस्तान हो, तो वो पाकिस्तान का ये मौकफ है कि वो दहशतगर्दी करना बंद करे। अब देखते हैं कि इंडिया का इसके ऊपर क्या रिस्पांस है। अब उनकी मीडिया जो है वो पागल हुई है इस वक्त। वो उस पे नरेंद्र मोदी को बिल्कुल उन्होंने एक कॉर्नर के साथ जाके बंद किया है। तो बात यह है कि अब उनके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है ज्यादा कि जिसपे वो अपनी मीडिया को कन्विंस कर सकें या मीडिया को बता सकें।
जी। अच्छा, वजीर दिफा का कहना है कि दहशतगर्दी गुज़िश्ता 20 या 30 साल से हो रही है और पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है दहशतगर्दी का। और इंडिया क्या करता है कि दहशतगर्दी कहीं भी हो जाती है, ख़ास तौर पर कश्मीर की हम बात करें, दहशतगर्दी अगर कश्मीर में होती है या इंडिया के किसी भी हिस्से में होती है, इल्ज़ाम डायरेक्टली बिना सोचे समझे पाकिस्तान पे लग जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो दहशतगर्दी के ऊपर सबसे पहले करेंगे, उसके बाद कश्मीर के ऊपर। आपको लगता है हुसैन थेबो साहब कि कश्मीर का मसले के ऊपर इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा? सर बात ये ना कि हम तो हवा में बात नहीं करते ना। हमारे जो DGISPR है, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर से बात की है ना। आप हिंदुस्तान के अंदर उनके शहरों में अगर कोई बकरी भी चोरी हो जाती है तो वो कहते हैं इसके पीछे जरूर पाकिस्तान आर्मी का हाथ होगा, ISI का हाथ होगा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक इंसिडेंट है जो 22 अप्रैल को हुआ 2:20 पे, उसकी इन्होंने 2:30 पे FIR कटवा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। 10 मिनट में इनको पता चल गया कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने कराया है, ना कोई इंक्वायरी ना कुछ। जबकि जाए वकुआ देखी जाती है, इंसिडेंट प्लेस देखी जाती है, ना इंसिडेंट प्लेस देखी गई है। अगर इंसिडेंट प्लेस ये लोग देखते तो उसके भी 30 मिनट्स का डिफरेंस था पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन से लेके टाइम प्लेस ऑफ इंसिडेंट का जो डिस्टेंस था वो 30 मिनट का है। फिर आपने वहां पे जो रेस्क्यू वाली टीम पहुंची है वो 2 घंटे के बाद पहुंचे। जी हाँ। लेकिन इनको पहले से ये पता चल गया कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान ने कराया है। अब आप देखें कि एक ऐसी जगह जहां पे आपने 9 लाख गुंडे भर्ती किए हुए हैं, फौजी तो नहीं है, वो गुंडे हैं, गुंडे बदमाश। ठीक है, 9 लाख एक खूबसूरत सी एक पहाड़ी के ऊपर, एक कश्मीर को जो जन्नत नुमा एक हमारा कश्मीर है, उसके ऊपर आपने 9 लाख गुंडे भर्ती किए हुए हैं। भाई उस 9 लाख गुंडों में से ये टेररिस्ट कहाँ से आए? ये जो रा के एजेंट थे जिन्होंने आके पहाड़ी पे लोगों को मारा, ये सवाल हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ ये सवाल बीजेपी भी कर रहा है ना। बीजेपी से कांग्रेस भी कर रहा है ना कि भाई वो बीजेपी वाले रेस्पॉन्सिबल बने कि ये लोग आए कहाँ से। फिर जब ये लोगों ने कत्ल किया, उसके बाद ये गए कहाँ? इनको कत्ल करने के बाद ये जो टेररिस्ट थे, इनको जमीन खा गई, आसमान में उड़ गए। तो ये सारी चीजें DGISPR ने बड़ी कैटेगरिकली इन सबको बताई, दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि भाई इल्जाम लगाने के लिए भी तो कुछ पाउंड तो होते हैं ना। इस तरह तो नहीं होता ना कि आप हवा में बात करें बिल्कुल टोटल। तो उनके पास ना कोई बात है ना कोई करने के लिए है। झूठ के मबनी पे सारी उनकी मीडिया है जिसने नरेंद्र मोदी को इस वक्त पागल बनाया हुआ। अच्छा, ये आपने बड़ी एक पॉइंट की बात की जिसको पाकिस्तान और हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, खास तौर पर अगर हम बात करें DGISPR की, उन्होंने मुतअद्दिद बार इस बात की निशानदेही करवाई। उससे पहले जो हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और जो हमारी इस वक्त हुकूमती सतह पर जो नुमाइंदेगान हैं, उन्होंने बारहा ये कहा कि आप एक न्यूट्रल जगह पर इस पूरे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करवा लें। इंडिया उससे भागता रहा, इंडिया ने उसकी इन्वेस्टिगेशन में हाथ ही नहीं पकड़वाया, जबकि मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ सोर्सेज से उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि भाई अगर आप दहशतगर्दी की विक्टिम, तो पाकिस्तान भी है सबसे ज्यादा इस पूरे खित्ते में दहशतगर्दी की अगर विक्टिम है तो पाकिस्तान है, तो आप उसमें हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। आप न्यूट्रल जगह पर इसकी तहकीकात करवा लें, अपने दोस्त ममालिक जो जितने भी हैं उनको भी शामिल करें, हमें भी शामिल करें, हमें शवाहिद दें। अगर दहशतगर्द हमारे पास से गए होंगे तो हम उसको मानेंगे भी और हम एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर देंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। लेकिन जाहिर है वो ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसा कि आपने फरमाया, बहुत ही लॉजिकल बात है, एक जगह पर 2:20 पर वाकया होता है और 2:30 पर FIR हो जाती है, रेस्क्यू टीम 2 घंटे बाद पहुंचती है, दहशतगर्द सफाई हस्ती से गायब हो जाते हैं। अच्छा, इन सब मामलात को इंटरनेशनल मीडिया हुसैन थेबो साहब देख रही थी, तो अब आप मुझे बताएं कि जब ये मुज़ाकरात आपस में होंगे
तो डेफिनेटली कोई ना कोई सालसे का किरदार भी अदा करेगा। तो उसमें जब ये बातें डिस्कस होंगी तो क्या दबाव नहीं बनेगा इंडिया के खिलाफ? और इस खित्ते की अगर हम बात करें, कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो आपको लगता है कि वो मुज़ाकरात उस तरीके से जाएंगे जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज अर्ज करूं ना कि ये जो जंग है ना, ये जंग कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं है। सही। ये एक ग्रेट गेम का हिस्सा है। बेसिकली आप देखें तो मिडिल ईस्ट में उन्होंने अमेरिका ने एक अपना पालतू कुत्ता पाला हुआ है जिसका नाम है नेतन्याहू, और उसने इसराइल के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट को उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसा ही है सर। बिल्कुल ऐसा है। फिर आप क्या करने चाह रहे थे? अमेरिका, असल झगड़ा ये दिल्ली और इस्लामाबाद का नहीं है, ये झगड़ा है वाशिंगटन का और शंघाई का। अभी जो पावर है ना, वो पावर आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रहा है, और वो सुपर पावर वाला, ताकत वाला जो तख्त और ताज है ना, वो शंघाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी उन्होंने क्या कहा, इन्होंने अमेरिका ने हिंदुस्तान को अपनी प्रॉक्सी बनाई हुई है। वो चाह रहे थे कि ये जो हमारी प्रॉक्सी है इसको और मजबूत करें, और इसमें हम हिंदुस्तान को इस छोटे से एरिया का एक गुंडा, एक बदमाश, एक अपना भूलटाक बना के रखें। यहाँ का नेतन्याहू बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये इधर इस एरिया का इसको नेतन्याहू बनाते हैं, और इसको अगर कोई सबसे ज्यादा, अब इसको हिंदुस्तान को कोई नेपाल या भूटान या श्रीलंका या बांग्लादेश का टफ टाइम नहीं दे सकता ना। उनको ये पता था कि अगर इसको कोई टफ टाइम भी देगा तो हिंदुस्तान को कोई टफ टाइम भी देगा तो वो पाकिस्तान है। तो पहले तो बोला पाकिस्तान पे ऊपर अटैक करो ना। ये पूरी एक सोची समझी एक साइंस है, ये इस तरह से सडनली कुछ नहीं हुआ है। फिर देखें आपने, सबसे पहले यहाँ पे जो है वो राफेल का यूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने राफेल को उड़ा के रख दिया। हाँ जी। फिर आप आगे आए, फिर इन्होंने AS-400 सिस्टम को अप्लाई किया। AS-400 सिस्टम भाई नाकाम गया, पाकिस्तान ने उसके परखचे उड़ा दिए। फाइनली उन्होंने वही सेम स्ट्रेटेजी, वो जो नरेंद्र मोदी का फर्स्ट कजन है नेतन्याहू, वो जो इस वक्त कर रहा है इजराइल में, वो क्या कर इजराइल से बैठ के फलस्तीन में वो क्या कर रहा है, वो इसी ड्रोन के थ्रू कब्जा कर रहा है ना। ये ड्रोन बेसिकली जो है ना, वो है एंगेजमेंट, वो ये लेंदी एक जंग है जिसमें आपको फंसा के रखते हैं। फिर आप अब देखें, जब पहले दिन यहाँ पे ये हुए ड्रोन वाले, तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी सी चौंकी कि यार ये क्या हो रहा है। एक तरफ ये, एक तरफ वो, एक तरफ वो, तो मतलब एक पैनिक भी थोड़ी सी क्रिएट हो रही थी ना। वैसे तो हमारे पाकिस्तानी तो बड़े निडर लोग हैं, वो तो डरने वाले नहीं है, लेकिन क्या हुआ था कि पैनिक क्रिएट हो रही थी ना, लोग इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी भी है आपके इसराइल की, उसी ने ये स्ट्रेटेजी बना के पूरे फलस्तीन को तंग किया हुआ है। आप देखें तो उसको, एक दूसरे लफ्जों में आप कहें तो उसको कैप्चर किया हुआ है। जी हाँ। तो पाकिस्तान ने दूसरे दिन ठोक के रख दिया, घुस के मारा, उनकी ये स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई। पहले जब हम कह रहे थे कि जी आप बैठे सालसी करें और हमारी बैठ के बात करें, और हमारे पास एविडेंस है कि ये जो हिंदुस्तान है ये टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो उस वक्त जेडी वेंस क्या कह रहा था कि ये हिंदुस्तान का हक बनता है कि वो इसका रिस्पॉन्ड करे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। जब अंदर जाके हमने जाके ठोका, अंदर जाके घुस के मारा, इसके सारे जो एयरफोर्स के बेसिस थे वो तबाह किए। हाँ जी, फिर वही अमेरिका आ गया बीच में और उसने सालसी का किरदार अदा किया। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल गेम है सर, जिसका जो एक मोहरा बनने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं आपको बताऊं वो बन नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है, और यहाँ पे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कितने फौजी हैं।
25 करोड़ फौज है, 25 बिल्कुल करोड़। ऐसा ही है, ये मैं कौम ने आपको ये दिखाया है deliberate- हुसैन तैयब साहब, ये मैं कौम ने दिखाया है। मैं आपको ये डेलिब्रेट और सोच समझ के ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ फौजी हैं, 25 करोड़। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अभी आपने हालिया देखा कि किस तरह से सारे के सारे लोग सप्लाई दीवार की तरह खड़े हो गए हमारे आर्मी चीफ के पीछे। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। हमें कोई फिक्र नहीं है, और जीत हमेशा पाकिस्तान की होगी। लेकिन इसमें देखे सिल्वर लाइनिंग क्या है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस इंसिडेंट के बाद आप देखें तो पूरी दुनिया का जो इस वक्त फोकस है वो है कि कश्मीर का मसला हल करें। तो ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों की बढ़िया ये खुशकिस्मती है कि उनका मसला उजागर हुआ। जब से ये 5 अगस्त 2019 हुआ है, तो मैं बताऊं कि वहां पे कश्मीर डिस्प्यूट का नाम लेना वाज ऑफेंस। अगर फर्ज करें आप कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल करें, तो वो एक ऑफेंस था और उसके ऊपर एफआईआर कट जाती थी वहां पे। लेकिन हमने देखा कि कल जो उमर अब्दुल्ला है वो तो खैर चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अभी चीफ मिनिस्टर है। लेकिन महबूबा मुफ्ती बोली और उसने ये कहा कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ, और वो दोनों बैठ के और कश्मीर का मसला हल करें। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी सक्सेस है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कि कुछ चीज़ें, कुछ जंगें और कुछ चीज़ें और कुछ जो इवेंट्स होते हैं वो कभी कभी अल्लाह की तरफ से आपके मुल्क के ऊपर मेहरबानी भी होती है। अब उससे ये हुआ कि ये जो जंग शुरू हुई जो कि इंडिया की तरफ से हुई थी, जिस तरह आपने फरमाया, पहले किसी साफ़ी ने सवाल किया अमेरिका के प्रेसिडेंट से, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका पे अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो आई विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, मोदी इज माय फ्रेंड। अगले दिन वो कहते हैं मतलब नेक्स्ट टाइम वो कहते हैं कि हम जो है ना ये इसको जो नायब वजीर आज़म जो नायब सदर है उनका, वो कहता है कि इंडिया हमला करे, पाकिस्तान उसके ऊपर रिएक्ट ना करे। भाई क्यों रिएक्ट ना करे, हमारी मुल्क की सालमियत का मसला है। और फिर पाकिस्तान ने उसके ऊपर जब रिएक्ट किया तो पूरी दुनिया ने देखा। और अब एक बड़ी मजे की बात यह है हुसैन तैयब साहब, इस पर तज्जिया कीजिएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि भाई कुछ चीजें पाकिस्तान में और कुछ जंगें, कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स जो है ना वो बड़ी हक में बेहतर होती हैं। तो ये जो जंग हुई इंडिया के साथ हमारी, ये बड़ी हक में बेहतर हुई क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया, पूरी दुनिया जो समझ रही थी कि यार इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत छोटा है और पाकिस्तान शायद उस तरह मुकाबला ना कर पाए, हमारी बहरी बर्री और जो एयरफोर्स है वो शायद उनका मुकाबला ना कर पाए। उनके पास राफेल है, S-400 है, उनके पास हेरोप ड्रोन्स हैं, इंडिया को अमेरिका की, इजराइल की सपोर्ट है, तो शायद पाकिस्तान जो है उस तरह रिएक्ट ना कर पाए और वो दब के बैठ जाए। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि भाई पाकिस्तान ने तो जवाब ही ऐसा दिया कि जो इंडिया का तकब्बुर था वो खाक में मिल गया, राफेल गिर गए, उनको अपनी कंपनियां बचाने की फिक्र पड़ गई। और एक मजे की बात, आज अमेरिका और चीन के दरमियान भी राब्ते हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अमेरिका को अपने लाले पड़ गए कि चीन से राब्ता कर लिया जाए, ऐसा ना हो कि अगला सुपर पावर डिक्लेयर हो जाए चीन। देखिए बात ये ना कि मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि ये असल जंग शंघाई और वाशिंगटन के दरमियान है। आपने आज देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसको अपने ऊपर इतना गुरूर था, उसने जो टैरिफ थे वो रिवाइज किए ना, उसको पता है कि भाई इस वक्त जो चाइना है, चाइना एक अथॉरिटी है और उसके साथ लड़ना, उसके साथ मास करना महंगा पड़ेगा। अब देखें, अगर हम देखें ना तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जंग में 3 बड़े मेजर पावरफुल अथॉरिटीज थी ना। एक था मिस्टर शी, दूसरा था मिस्टर पुतिन और तीसरा था डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल ठीक। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि इससे पहले ये ना हो जाए कि इसमें व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भी जो इसमें मेरे से पहले बाजी ले जाएं, तो रादर देन के मैं आके चौधरी बन जाऊं और मैं इसका फैसला ले लूं।
तो अभी इस वक्त आप किसी भी सूरत में आप चाइना को हल्का नहीं ले सकते। मतलब इस वक्त चाइना नहीं, किसी सूरत नहीं ले सकते आप। ना सिर्फ इकोनॉमिक का हब है, बट इस वक्त चाइना जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी का भी हब है, आपकी वेपन स्ट्रेटजी का भी हब है। तो चाइना को आप बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, चाइना को हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और अब तो शायद पूरी दुनिया पाकिस्तान को भी अंडर एस्टिमेट ना करे। उनको पता है कि जब पाकिस्तान और पीछे चाइना और तुर्किया, अजरबैजान ये साथ खड़े हैं तो इनको रोकना और इनको काबू करना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया हुसैन तैयब साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, जैसा कि हुसैन तैयब साहब ने बताया और कि अभी चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को भी अब इंडिया या अमेरिका या वेस्ट कंट्रीज, खास तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़ा हमें कमज़ोर समझा हुआ है कि ये कर्ज लेने वाले मुल्क हैं, तो शायद ये हमारी बातों से दब जाएंगे। हम इन्हें कहेंगे कि रिएक्शन ना दें तो ये रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन DGISPR ने कहा था कि जब हम रिएक्शन देंगे पूरी दुनिया देखेगी, इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम हमला करेंगे उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी, और इंडियन मीडिया नहीं बताएगी, इंटरनेशनल मीडिया भी बताएगी। तो जनाब, देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब नजरें आप देख लें मीडिया उठाकर, CNN, अल जजीरा, आप और जो न्यूट्रल आपको जो मिलेंगे मीडिया हाउसेस, वो सारे लान तान कर रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान एयरफोर्स को किंग ऑफ द स्काईज का लक़ब तो मिलना ही था जब उन्होंने राफेल जैसे सुपरसोनिक स्पीड वाले तैयारों को, 3 तैयारों को गिराया, और 3 तैयारों को गिराया, और साथ में जब पाकिस्तान का झंडा और वहां पे धाक बिठाई, तो लग पता गया इंडिया को और वेस्ट को कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स है, ये वेल ट्रेंड है, ये वेल ट्रेंड एयरफोर्स है, ये वेल ट्रेंड बर्री और नेवल फोर्स है। इस पर बात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर जाफर रिजवी साहब मौजूद हैं। कर्नल रिटायर हैं जाफर रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया जाफर साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपने सफ़र तय किया, अब आप माशाल्लाह से लाहौर पहुंच गए। सबसे पहले बताएं कि जो लाहौर पे इंडिया ने कब्जा किया था वो खत्म हुआ या नहीं हुआ? अब वो आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी दरमियान में, जरा दोबारा बताइए कि अच्छा, सफर तय किया उसके बाद। मैंने कहा आपने लाहौर का सफर तय किया, माशाल्लाह से आप लाहौर पहुंच गए। मैं पहुंच गया, बस तकरीबन पहुंच गया। और मैं ये कह रहा था कि लाहौर पर जो इंडियन नेवी ने जो लाहौर सी पोर्ट पर जो कब्जा किया था, उसको छोड़ा क्या नहीं छोड़ा? अभी कहाँ छोड़ना है जी, अभी कुछ नहीं होता। अभी आप सब्र करें, अभी बड़ा कुछ होना है, और भी हमने हिसाब किताब चुकाने हैं इनसे। अभी कभी कोई हुआ ही नहीं है। ये तो एक छोटी सी उनको एक यानी याद दहानी कराई गई है, बाकी अभी होगा। अभी थोड़ा सा ठहर जाए, अगर उन्होंने फिर कोई कोशिश की तो फिर उनको एक और इस किस्म का जवाब दिया जाएगा। सारी चीजें इंशाल्लाह, सारे आप देखिएगा कि जो जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं सारे बदले पूरे होंगे, आप फिक्र ना करें। बाकी मैं एक बात और कहूंगा कि हमारी जो एयरफोर्स है उसने जो जिस महारत और जिस चाबुक दस्ती का मुजाहरा किया है ना, वो ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन थे और इसराइली थे और इंडियंस थे, वो तो बिल्कुल ही यानी उनके लिए तो एक हैरान कुन और तबाहकुन तजर्बा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज जो ट्रिब्यूट और मैं पेश करूंगा वो ये कि चाइनीज बड़े इम्प्रेस हुए हैं पाकिस्तान के इस एक्सपर्टीज से, और उन्होंने यानी देखें वो उन्होंने बड़ी दोस्ती निभाई है, बड़ी दोस्ती का हक निभाया है, और वाकई उन्होंने एक तरह से पीछे ठोक के खड़े हुए हैं वो। लेकिन जो कहने की बात यह है कि वो भी जो इनका हमारे जो पायलट्स थे और हमारे जो एक्सपर्टीज थे सारे, मतलब जिसमें आईटी और सारा आता है, मतलब जिसमें हर चीज के आईटी एक्सपर्ट्स आते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने जो एक्सपर्टीज दिखाई है वो चाइनीज भी आशश कर उठे, आप यकीन करें। अच्छा हाँ, और अच्छा, हालांकि वो खुद बड़े माहिर हैं इन चीजों में। नहीं वो बनाने वाले हैं जी, माहिर क्या, उन्होंने इजाद की है। लेकिन वो असल में इसका एक और रीजन भी ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें मौका नहीं मिला कहीं ऐसा चलाने का, कॉम्बैट का मौका नहीं मिला उन्हें, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अभी वो इस हद तक तैयार हैं कि उन्होंने आगे कई ऐसे और एडवांस चीजें ऑफर कर दी है।
वो अभी अच्छा। आपको इन लाइन है, मतलब जाहिर है मुज़ाकरात होंगे, कुछ थोड़ा बहुत जो लेन देन के मामला तय होते हैं वो होंगे। आप देखिएगा अभी और भी, यानी जो चीजें अभी तक उन्होंने दी हैं उससे और आगे उन्होंने मेरा कहने का मकसद ये, जो इन्होंने परफॉर्मेंस हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स थे और हमारे एयरफोर्स के जितने भी इससे रिलेटेड चीजें थी ना, जिसमें सैटेलाइट के यूज थे और सारा कुछ था, बहुत कुछ था, वो हर चीज को देखते हुए उन्होंने खुले दिल से ऑफर कर दिया हर चीज। और फर्दर मतलब है जो कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती थी कि पाकिस्तान चलाएगा नहीं चलाएगा, चला सकता है नहीं चला सकता, होता ही है ना, क्वेश्चन तो होते हैं ना, जहन में होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या आया भाई, ये इतनी महारत रखते भी हैं कि नहीं रखते, चला पाएंगे, वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे? वो मेरा ख्याल है आप अपने ऊपर डाउट कर रहे होंगे, हम चला पाएंगे नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान को दे दो, तो मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, असल में ऐसा भी तो होता है ना कि एक वेपन उन्होंने बनाया लेकिन उनको कॉम्बैट का मौका नहीं मिला, जंग का मौका नहीं मिला, सिर्फ आजमाइशी। असल बात यही है। और जब पाकिस्तान को जंग का मौका मिला तो पाकिस्तान ने उसको भरपूर अंदाज में उसको चलाया भी। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस तरह से चलाया, उन्हें शायद इस चीज का अंदाजा ही नहीं था, मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ, वो उनकी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर नताइज उनको मिले, बहुत आला। अच्छा, और उन्होंने हमें PL-15 भी दिए जिससे हमने राफेल गिराया, और जो C-10 है उसमें PL-15, J-17 थंडर में PL-15 उन्होंने जो मिसाइल्स हमें दिए, और बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिसाइल थे, उनका भी पाकिस्तान ने भरपूर इस्तेमाल किया, और शायद वो मजीद सप्लाईज भी हमें मिसाइल्स की दें जो उन्होंने बहुत फौरी तौर पर दी। आप ये मिसाइल तो आ गए ना, ये तो हो गए ना, वो कहते हैं शगले भी देंगे आपको, वो ये कह रहे हैं। अच्छा। अब मैं थोड़ा सा मैं जरा थोड़ा सफर में बिजी रहा, जरा गया हुआ था आउट ऑफ लाहौर, तो मैं लेटेस्ट इसके वर्जन हैं वो मैं किसी वक्त देख लूंगा, कभी अगले किसी टॉक शो में बात कर लेंगे। वो उन्होंने ऑफर किया है, मतलब है जो अगली कुछ एडवांस्ड इसकी जो जनरेशन है ना, वो ऑफर किया है उन्होंने। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं वो डिटेल्स जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, देखने में क्या क्या चीजें। ठीक है। अच्छा, आर्मी चीफ साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती, हमें पता है कि हमने अपनी धरती का दिफा किस तरह करना है। मतलब ये उनका बयान था, और इस बयान ने तहलका मचा दिया। मैं देखें ये बयान तो फिर भी मैं कहता हूँ उन्होंने बड़ा नरम अंदाज से दे दिया। हाँ, अंदाज मतलब उन्होंने जरा थोड़ा सा उनका कुछ लिहाज कर लिया, मैं तो ये कहूँगा जो देना चाहिए था ना, वो तो मैं मतलब जाती तौर पे समझता हूँ कि कभी कर लो जो कर रहे हैं, 13 लाख क्या तुम 20 लाख ले आओ, 25 लाख ले आओ, जाहिर है वो जो लेवल होती है बयान देने की वो अलग होती है। मैं तो वैसे अपने जज्बात में आके बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी बड़ा लिहाज से और बड़ा जो डिप्लोमेटिक एक लिहाज होता है ना मुल्कों का, और बयान देने का कुछ लिहाज होते हैं स्टेटस की वजह से, जगह जिस पोस्ट पे आप बैठे हुए, उस लिहाज से उन्होंने बड़ा दबंग जवाब ऐलान किया है, बयान दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी लिहाज कर गए वो, मेरा ये जाती वो है एनालिसिस है। अच्छा कर्नल साहब, एक चीज मुझे बताइएगा कि अभी जिस तरह सीज फायर का मामला चल रहा है, अभी DGMOs की मीटिंग भी एक्सपेक्टेड है कि शायद वो हो जाए, उसके ऊपर बात हो। इंडिया की तरफ से थोड़ा सा डिले है इसमें, डिले है। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब इंडिया ने मुंह की खाई है, तो क्या आपको लगता है कि वो दोबारा ये जारहियत या जुर्रत करेगा, या तैयारी करके कुछ करेगा, या करीब करीब में कोई हरकत करेगा? जिस जाहिर है वो तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सीज फायर की वो खिलाफ वर्जी ना करें। नहीं, वो तो देखें, मैं आपको एक यानी जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, जो बातें वो मैं बिल्कुल इंतहाई जाती एनालिसिस की बताने लगा हूँ, बिल्कुल जाती, मतलब इसमें कोई यानी कोई ये समझे कि शायद मैं कोई तर्जुमानी कर रहा हूँ किसी की, वो नहीं है बात। उसकी वजह ये है कि इंडिया की जो मेंटेलिटी है, बनिए की मेंटेलिटी कहलाती है ना, ये इंडिया की हिंदू बनिए की, वो किसी सूरत भी यकीन के काबिल नहीं है। जी हाँ, यकीन तो क्या, उसके ऊपर अदरवाइज भी मतलब मानने के काबिल, यकीन तो बहुत बड़ा बात है, हम वैसे मानने के काबिल नहीं है। लेकिन क्योंकि कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल मीडिएटर्स आते हैं दरमियान में, दूसरे मुल्क आते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा बहरहाल लिहाज रखना पड़ता है हर चीज का। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि एक तो ये बात है, यानी जो उनकी वो है ना, एक घुट्टी में जो एक शरारत और जो कमीनगी है, वो नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। तो इस लिहाज से वो तो हमें, दूसरी बात, अब इस चीज पे हमें नजर रखनी है कि वो क्या चीजें मतलब इस काउंटर
कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो चीजें मंगवाएंगे, कुछ एक्सपर्टीज मंगवाएंगे, ले आएंगे, इक्विपमेंट आएगा। सही है, लम्हे की नजर रखनी पड़ेगी, क्या चीज आई है, कहाँ से आई है, कौन लेकर आया है, किस तरह की उसकी यूज है, सारा मतलब जो। तीसरा, उसके मुकाबिल हमें अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मतलब यही ये सवाल बहुत था जरूरी मेरा, है, हाँ। ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हम अगर रुक जाते हैं ना यहाँ पे, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारा ये इस जगह तक का जो एडवांसमेंट है, इस जगह तक का जो हमारी महारत जो और हिकमत हमारा जो, अमली है, हाँ, वो उन्हें नजर आ गई है सारी। मेरा ये पॉइंट है कहने का, हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मतलब एक्सपर्टीज जो भी जैसे भी ले, जहां से भी ले, लेकिन वो हमें थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा इसके, उन्हें भी टाइम चाहिए होगा, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है, ये मैं एक आपको बता दूं। जो अच्छा। उनकी नीयत है ना, वो उनकी बातों से नहीं लगता कि वो ज्यादा देर करेंगे। जो खबरें जो जाहिर है, खबरें कभी अफवाह की नजर में भी आ जाती है, लेकिन ज़ाहिर है जो हमें जो उनकी फीलिंग से जो पता लग रहा है, जो उनके जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट और जो उसकी ऑपोजिशन और जो मुख्तलिफ, अब वो क्योंकि मोदी गवर्नमेंट वो बहुत फेस ज्यादा सेविंग स्ट्रेस के में लिए भी है। कुछ ना कुछ करेंगे। जी दोबारा बोलें काइंडली। मैंने कहा फेस सेविंग के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। वो ही ना मैं कह रहा हूँ ना, अब एक तो ये बन रहा है, दूसरा फेस सेविंग वाला कि भी अभी हम कुछ अपनी खिफत मिटाएं, हमें दुनिया में हमारी बदनाम हुए हैं, उसको हम थोड़ा सा कोई बैलेंस कर सकें। और मतलब तो कोई अपनी जो, मैं इसमें थोड़ा सा और एक ऐड करूंगा एक फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर, जिसमें कि जो फ्रांस जैसे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, सुना 7-8% उनके शेयर्स जो जहाजों के थे या जो भी थे वो गिरे, 13% गिरे तकरीबन। हाँ, 13%, मतलब 7-8 एक दिन में गिरे, 6-7 एक दिन में गिरे। मेरा कहने का मकसद है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दुनिया को नजर आया है। एक तो होता ना कि एक तो जंग हारना एक खफगी होती है, एक बदनामी होती है, और एक डिप्रेशन, मायूसी होती है। ये चीज जो दूसरे मुल्कों को अफेक्ट किया है, मैं ये बात आपसे कर रहा था। और इसमें इसराइल की टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व थी, इसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, इसमें फ्रांस की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, इसमें रशिया की टेक्नोलॉजी मेन, मतलब जो बाकी और छोटी मोटी होंगी, ये 4 मेन जो थी। और इन सबको एक ही रो में, एक ही झटके में सब मेट कर दिया हमारी एयरफोर्स ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक ही झटके में 2 रातों के अंदर, चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान नहीं 2 रातें आपने ज्यादा बोल दिया जी, 2 घंटे मैं कहता हूँ 2 घंटे, चंद घंटे में दोनों रातें मिलाएंगे ना, वो वाली भी चंद भी नहीं, 2 घंटे, 2 से भी कम मैं कहूँ। 2 घंटे के अंदर चले, मैं आपकी बात को आगे रखते हैं। देखिए आप इसको अगर चंद घंटे कहेंगे, जहाज की उड़ान, पहुंचना, करके वापस आना, वो सारा मैं निकाल के बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने एक्शन किया है वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर मुकम्मल हो गया। ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल 2 घंटे की झड़प तो 2 घंटे की थी। उन 2 घंटे की झड़प के अंदर पाकिस्तान ने तमाम जो बड़े ममालिक थे, 4 ममालिक के बारे में जो नाम लिए ना, ये इनकी टेक्नोलॉजी की ऐसी तैसी फेर थी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। 5वां इंडिया। हाँ, 5 ममालिक है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। जैसा कर्नल साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान ने सिर्फ 2 घंटों की झड़प में बड़े ममालिक, जिसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल, इंक्लूडिंग अमेरिका जो अपने आप को बहुत एक बड़ा मुल्क, बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी, और आईटी वो, उनके आईटी के सिस्टम तक पाकिस्तान के जो है ना वो एथिकल हैकर्स कहूंगा मैं, उन्होंने हैक किए हुए थे। और उनके जो अपने जो उनकी इनक्रिप्टेड और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो आपस की कम्युनिकेशन होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उस तक की तस्वीर जो है वो पाकिस्तान ने जारी की थी कि भाई देखें, हमने आपके कैमरास तक जो है ना वो हैक किए हुए हैं। तो नाजरीन, यही बातें होती हैं, यही मसाइल होते हैं जब अपने आप को कोई बहुत बड़ा मुतकब्बिर समझे, बहुत बड़ा अपने आप को समझे, और समझे कि कोई सानी नहीं है, तीसरा कोई बंदा नहीं है, मेरे सामने कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो अल्लाह ताला उसके गुरूर को खाक में ज़रूर मिलाता है और बताता है कि जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो फिर मैं उनका किस तरह से साथ देता हूँ। नाजरीन, ये वो लम्हात हैं जिस पर हम पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर यकीनन फ़ख्र करते हैं। हमें पता है, जैसे इसीलिए हमारी आवाम ड्रोन से नहीं डर रही थी, इसीलिए हमारी आवाम जब जंग हुई और जब हिंदुस्तानी मीडिया चीख चीख कर बोल रहा था
कि हमने पाकिस्तान के ऊपर यहाँ कब्जा कर लिया, हमने पाकिस्तान के ऊपर यहाँ कब्जा कर लिया। आप यकीन जानिए, हम दोस्त बैठकर चाय के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो होटल्स होते हैं, हमने वहाँ बैठकर चाय पी रहे थे। सी पोर्ट पर जिसको कब्जा कह रहे थे, हम उस वहाँ पर बैठकर मछली इंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे इलाके जिनका उन्होंने नाम ले रहे थे, वहाँ पर लोग अपनी वीडियोस डाल रहे थे और वहाँ जा जाकर लोगों ने वीडियोस बनाई और कहा कि देखें हम यहाँ पर ये एंजॉय कर रहे हैं, आपका मीडिया झूठ बोल रहा है। फिर अगले दिन जाहिर है उनकी मीडिया को माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन एक माफ़ी से थोड़ी काम होता है। पूरी रात आपने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना कर रखा, और मासूम आवाम, मैं समझता हूँ कि मासूम ही है, या तो बेवकूफ़ है या मासूम है। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि इतनी मासूम है कि उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ये ऐसा दौर है कि इसमें आप झूठ बहुत देर तक आपका छुपा नहीं रह सकता। नाज़रीन, साथ साथ जब ये चीज़ें चल रही थी और हम एक ज़िम्मेदार शख्स, ज़िम्मेदारी जो हम उठाते हैं, ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो एंकर्स होते हैं, जो मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात करते हैं, और कोई भी ऐसी खबर हमारे यहाँ से नशर नहीं हो सकती जिसकी अथेंटिसिटी ना हो। मुंह उठाकर कोई भी उस खबर को नशर नहीं कर सकता। पता नहीं वहाँ की सेंसर बोर्ड क्या करता है, वहाँ की जो एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, इनको जूते भी नहीं मारती। और नाजरीन, जिस तरह हुसैन थेबू साहब ने फरमाया कि जब इस वक्त ये जो कौम है ना, ये 6-7 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ फौजी हैं। जब ये मामला चल रहे थे तो पूरा पाकिस्तान शाना बशाना पाक फौज के साथ खड़ा था, उनके साथ इजहार यकजहती में भी और जान देने को भी तैयार था। और यही वजह है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह नसीब की, पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया, और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो इमेज था वो एकदम तब्दील हो गया। और पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान पे गड़ी हुई है, और पाकिस्तान के पीछे हमारा हमसाया दोस्त चाइना, तुर्की, आज़रबाईजान और ऐसे बहुत सारे ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान की बैकबोन बन के पाकिस्तान के साथ काम किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमेशा हामी और नासिर होगा, और इंशाअल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान को हमेशा फतेह नसीब होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।